अगला. Today we will continue with the paintings of Henry Matisse. जैसे हमने ये कल पढ़ा था हेनरी मतीस का, ये आपको अगर याद हो उसका शुरू का टाइम पीरियड एक दफ़ा क्विकली मैं गो थ्रू कर रही हूँ, फिर इसकी ट्रांजिशन इसके काम में और यहाँ आके इसका जो फॉविस्ट स्टाइल डेवलप होता है. ये जो दूसरा आर्टिस्ट था और ये दारेन का, ये व्लामिंग का था और ये भी व्लामिंग का, और ये थी पेंटिंग जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज दी द यंग सेलर, जिसको मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर आप देखो ऐसा लगता है जैसे स्टेन ग्लास. कभी स्टेन ग्लास किया आप लोगों ने कि पहले एक आउटलाइन ब्लैक कलर की बनाते हैं और उसके अंदर रंग भरते हैं, तो इसके अंदर आपको वही वाली स्टेन ग्लास फीलिंग और फ्लैटिश कलर एप्लीकेशन और जो है कलर्स बड़े अनरियलिस्टिक किस्म के लगाए हुए हैं. अगर आप इसके, मैं थोड़ा सा लिप्स को जूम करके दिखाती हूँ, आपको आइडिया होगा कि क्या कलर लगाया हुआ है इसने. यहाँ पर ये देखें, इसके जो फेस है, आइस की एक तो देखो, और ये जो इसका फेस है उसमें इसके जो लिप का कलर है, एक लिप रेड कलर का है और एक लिप जो है ग्रीन कलर का है. इसी तरह से उसके कैप में भी ग्रीन कलर और ब्लूइश से कलर की इसकी शर्ट है, कैप है, और ग्रीन से कलर के इसने शूज पहने हुए हैं और बड़ी एब्रप्ट एट रैंडम ब्रेक नीचे से जो की हुई कॉम्पोजिशन, हाथों की ड्राइंग देखो. अब ये सब कुछ वो है कि ये कॉन्शियसली कर रहा है, ये इसलिए नहीं कर रहा कि इसको ड्राइंग करनी नहीं आती, जैसे मैंने कल भी आपको बताया है, बल्कि ये इसलिए कर रहा है कि ये एक पोस्ट प्री वॉर पीरियड है, जिसके अंदर मैंने कल आपको काफी डिटेल से बताया था कि प्री वॉर पीरियड की अपनी कॉम्प्लिकेशंस थी, प्रॉब्लम्स थे, आर्टिस्ट ने उसको किस तरह से रिएक्ट किया. ये वो चीजें हैं कि आर्टिस्ट का रिएक्शन क्या था. और यहाँ पर वो हरगिज इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं था कि हाउ डज सेलर लुक लाइक, कि अगर उसको आफ्टर मैनी इयर्स देखा जाएगा तो वो सेलर किस तरह का दिखेगा. ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं था उसके लिए, मतलब उसकी रिजेम्बलेंस को और उसको एग्जैक्ट बनाना was not the problem of these fauvists, rather he was interested कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसका जो लीनियर रिदम गुगैन से बोरो कर रहा है और सुजैन की ऑर्गेनाइजेशनल मेथड, रिकंस्ट्रक्शन का मेथड, रीस्ट्रक्चर का मेथड, कि वो उसको कैसे इंटीग्रेट कर रहा है अपने माइंड में और फिर उसको वो पोर्ट्रे कर रहा है. और ये वो पॉइंट है जहां हम देखेंगे कि इसकी बोरोएशन फ्रॉम द ओरिएंटल आर्ट, जैसे मैंने कल भी आपको बताया. अब इस पॉइंट पर जो उसके बाकी मेंबर्स थे उनमें से जो डूफी था, वो उसके कलर स्टिल जो है बहुत ब्राइट, चार्मिंग और डिजाइन क्वालिटी और लाइटर टोन्स विद डिजाइन क्वालिटी, लीनियर रिदम ज्यादा थी, जो कि इस तरह के डिजाइन थे जैसे वो कोई टेक्सटाइल के डिजाइन होते हैं. अब एक 1907 में ये एक पेंटिंग बनाता है, दिस इज द जॉय ऑफ लाइफ. इसको फ्रेंच में जियो दी वॉयर कहते हैं, मगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है द जॉय ऑफ लाइफ. दिस इज वन ऑफ अ वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ हेनरी मतीस. अब आपको इस पेंटिंग के अंदर अगर आप गौर करो तो मुझे तो सुजैन की ग्रेट बेदर्स अगर याद हो आपको, जिसके अंदर दो ट्रीज आर्च बनाते हुए, जिसको हम गॉथिक आर्च कहते हैं, और उसने आगे इसी तरह फिगर कंपोज किए हुए थे और पीछे कुछ फिगर्स बैठे हुए थे. और इसी तरह की एक बेदर्स, द ग्रेट बेदर्स जो थी गुगैन ने भी बनाई हुई थी, जिसके अंदर आपने देखा उसने पानी की वेव्स को, फिगर्स को, बैकग्राउंड को बिल्कुल सिंप्लीफाइड एरियाज में, आउटलाइंस में डिवाइड करके रंग भरे हुए थे. तो आप यहाँ देखो कि आपको यहाँ पर उन दोनों का जो है ना कॉम्बिनेशन नजर आएगा कि यहाँ पर कर्विलीनियर जो रिदम है वो आपको गुगैन का नजर आएगा, और फिर कलर्स को, ब्राइट बोल्ड कलर्स को ब्रॉडर एरियाज में लगाने का काम. और इसी तरह से जहां यहाँ पर आप देखो तो सबसे डोमिनेटिंग एक तो उसकी लाइन है, हेनरी मतीस की लाइन है, और ये लाइन हमने देखी है सुजैन के यहाँ भी और गुगैन के यहाँ भी, दोनों दोनों ने इस तरह की लाइन को इस्तेमाल किया हुआ है. और यहाँ पर हम देखते हैं we also see here a flowing arrangement of lines as in Cézanne and Gauguin that joins the diverse elements from the front plane to the deep background where a group of dancers express the joy of living.
The tense and powerful character of Matisse's line is especially evident in the group on the lower right corner. अब आप देखो कि ये जो पेंटिंग है इसके अंदर फिगर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज लीनियर क्वालिटी. खास तौर पर जो ये राइट साइड के दो फिगर्स हैं इंटिमेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखो कि लाइन कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. वो सारा ऐसे लगता है बस एक लाइन के अंदर बना हुआ है. इसी तरह जितने भी बेदर्स हैं उनके अंदर आपको लाइन बहुत डोमिनेट होती नजर आ रही है, और कलर और लाइन आपस में इस तरह से कंबाइन किए हुए हैं कि जैसे ये एक डिजाइन बन रहा है rather than a painting of a particular scene. और ये जो सेंटर में पीछे जाके एक तो वो ये पीछे आपको सी होराइजन लाइन सी और ये बीच दिख रहा है, ऑब्वियसली दिस इज एक्टिविटी ऑफ बेदिंग, तो उसके लिए ये सी शोर के पास है. तो ये जो एक ग्रुप आपको नजर आ रहा है पीछे, ये ग्रुप इज अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप विच इंडिकेट्स लाइफ, कि वो एक डांस ऑफ लाइफ हो रहा है. दे आर रिजॉइसिंग देमसेल्व्स एंड दीज आर if you concentrate on the figures, so आप देखोगे these are not more than the linear rhythms. सिर्फ लाइंस के अंदर उसने एक पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वहां के ऊपर क्रिएट की हुई है. अच्छा, इसके फिर कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें आ गई कि जब 1907 से 1908 हेनरी मैथीस ने डिसाइड किया कि वो अपना एक स्टूडियो ड्राइंग का स्टार्ट करे जिसमें वो स्टूडेंट्स को टीच करे. अब उसका जब उसने ओपन किया तो उससे काफी स्टूडेंट्स आए, क्योंकि हेनरी मैथीस का काम उस वक्त एकदम से बहुत ऑल टुगेदर जरा डिफरेंट था. और जितने यंगस्टर्स थे स्पेशली, दे गॉट अट्रैक्टेड बाय हिज वर्क, हिज कॉन्सेप्ट, और उसके कलर्स और उसकी थ्योरी और उसकी एप्लीकेशन, और कंट्रोल करना नेचर को, रिकॉर्ड करने की बजाय रीस्ट्रक्चर करना, रीडिजाइन करना, ये सारी चीजें. अब इस शौक में कि स्टूडेंट्स के हम भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट सीखेंगे, उन्होंने ज्वाइन किया. और जब वो आया फर्स्ट डे अपनी क्लास लेने, उसने एक खातून थी उसको पूछा कि तुमने क्यों आई हो ना स्टूडियो, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस स्टूडियो. तो उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू. तो उसने कहा कि फिर उसने ये देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन करने की, डिस्टॉर्शन करने की. वो जो जो भी चीजें देख रहे हैं वो कॉन्शियसली उन चीजों को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, लाइक हेनरी मैथीस. उसने क्या किया, व्हेन ही केम, उसने सबके इस काम को देखा जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन की कोशिशें हो रही हैं, डिस्टॉर्शन की कोशिशें हो रही हैं, तो उसने उन मैम सब. आपकी आवाज कट कट के आ रही है. अच्छा, चलो अब बताओ, अब आ रही है? जी अब आ रही है, ठीक है. अच्छा, उसने फिर उन सबको कहा कि तुम अपने ये वाले कैनवसेस जो है ना इनको टर्न कर दो, साइड पे कर दो, और नया कैनवस लो. और उसके बाद उसने एक ग्रीक स्कल्पचर था वो ला के सेंटर में रख दिया और सबको कहा कि इसको बनाओ. सो ऑल ऑफ देम दे गॉट वेरी बोर्ड कि ये हमें फिर वही क्लासिकल काम. तो उसने कहा, ये उसकी बड़ी important statement है, that is written on 282 page. In the beginning you must have subject yourself to the influence of nature. After you can turn back. After that you can turn back. Motivate nature and perhaps make it more beautiful. But you must be able to walk firmly on the ground before you start टाइट रोप वॉकिंग. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि वो ये कहता है कि वो डिस्टॉर्शन इसलिए नहीं कर रहा कि उसको ड्राइंग करनी नहीं आती. हेनरी मैथीस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड ड्राफ्टमैन ऑफ हिज टाइम. बेहतरीन ड्राइंग थी हेनरी मैथीस की. और हेनरी जो है मतीस जो है, वो इसलिए देखो, वो जो एब्स्ट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको ड्रॉ करना नहीं आता. लेकिन जब उसके स्टूडियो में टीचर स्टूडेंट्स काम कर रहे थे वो इसलिए डिस्टॉर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें ड्रॉ करना नहीं आता था. तो उसने हमेशा से हिस्ट्री में ये बात बहुत स्ट्रांगली मानी गई है कि पहले आप चीजों को क्लासिकली बनाना सीखें. जब आप एक दफा बना लें, नाउ यू कैन टर्न बैक, और अब तुम अपनी मर्जी से नेचर को रीअरेंज कर सकते हो, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज अप टू. और जब उसने अपने स्टूडेंट्स को क्लासिकल काम करवाना स्टार्ट किया तो स्टूडेंट्स दे गॉट बोर्ड, और उसका ये जो स्टूडियो था 1 साल से ज्यादा नहीं चल सका. और सुजैन की तरह मतीस का भी यही था दैट ही वांटेड टू सेट आउट
consciously to rebuild nature in careful arrangements of form and color. یہ اس کی ایک مین جو ہمیشہ سے چیز رہی تھی. پھر اس کی ایک ایگزیبیشن، یہ ایک پینٹنگ بنا رہا تھا جس کے اندر اس نے ایک فگر بنایا اور اس کی 3 فنگرز بنائی. تو وہ پینٹنگ کسی ایک خاتون نے دیکھی تو اس نے کہا کہ تم نے اس کی 3 فنگرز کیوں ڈرا کی ہیں جبکہ ہاتھ میں تو 5 فنگرز ہوتی ہیں. تو اس کا جواب اس نے بڑا مزے کا دیا تھا اور اس نے کہا Matisse pointed out that he had been unable to put in the other 2 without throwing the original 3 out of drawing. It would, he said, destroy the composition and the unity of my ideal. Perhaps someday I may be able to get what I want of sentiment, of emotional appeal, and at the same time draw all 5 fingers. But the subjective idea is what I am after now. The rest can wait. اس نے کہا جی میری کمپوزیشن کے اندر 5 فنگرز سیٹ نہیں ہوتی اس لیے میں 5 فنگرز نہیں بناؤں گا. ہاں جب کبھی میرے کام کے اندر 5 فنگرز سیٹ ہو جائیں گی اور میں اس چیز کو ایکسپٹ کروں گا کہ یہ 5 فنگرز میں اس کے اندر ایڈ کروں اور میری کمپوزیشن اس کو ایکسپٹ کرے گی تو پھر میں وہ 5ویں فنگر بھی ایڈ کر دوں گا. دس از اندر پینٹنگ ویمن بائی دا سی وچ ہی ڈیڈ ان 1907 I think. This is the women by the sea. اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھو کہ اس نے یہ اس نے 1908 سے 1910 کے درمیان بنائی ہے. اس کا نام بیدرز ود ٹرٹل بھی ہے اور ویمن بائی دا سی بھی ہے. اب یہاں پر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ اس نے ایک سی شور پینٹ کیا ہے. اینڈ ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سی شور میں ورنہ ریت ہم ہمیشہ دیکھو یہاں پر بھی یلو کلر کی پینٹ ہوتی ہے آلموسٹ آکریش یلوش سلورش. تو یہ جو کلر ہم دیکھتے ہیں دیس از آل بلو رائٹ. اور اس بلو کے اندر 3 پنکش ٹون کے فیمیلز ہیں جس میں تینوں کے ڈفرنٹ جیسچرز ہیں اور all 3 are looking at the turtle. پیچھے جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں اس نے 3 کلر کے بینڈز پیرالل لائنز کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. بالکل پیرالل لائن ہورائزن کی جہاں یہ اسکائی اور سی واٹر کا لیول بن رہا ہے اور پھر جہاں پانی کا اور یہ زمین کا سوری سینڈ کا یا بیچ کا جو کارنر ہے وہ والا بن رہا ہے اور یہ ان کی سینڈ جہاں پر یہ ٹرٹل ہے. اب آپ دیکھو کہ کتنی سمپل اب یہاں سے یہاں تک کی ٹرانزیشن میں آپ دیکھتے ہو کہ یہاں آ کے اس کے کلرز جو ہیں وہ تھوڑے سبڈیو ہو گئے ہیں تھوڑے کنٹرولڈ ہو گئے ہیں اس پینٹنگ کے اندر. اور یہ پینٹنگ اس نے کچھ اپنے ڈل موڈ کے اندر بنائی ہوئی ہے. اور یہ اس پینٹنگ میں بھی آپ دیکھو گے کہ فلیٹنڈ کلرڈ ایریاز ہیں سل ہاؤٹڈ باڈیز ہیں جس میں پیچھے سے وہ کلر اور آگے لائٹر کلر کی باڈیز ہیں. اور یہ بہت ہی سمبولکلی سمپلیفائڈ پینٹنگز ہے جس کے اندر ڈیزائن اینڈ اسپونٹینٹی جو ہے وہ آپ کو گگین سے بورڈ لگے گی. اور یہاں پر بھی his effects are achieved through careful control and distortion of linear outlines, a distortion which necessarily emphasizes the most important and outstanding aspects of these shapes. اور یہاں اس کے نیئر ایسٹ کی بوروئنگ بھی آپ کو فیل ہوتی ہے. اور اس کے بعد پینٹنگ ہے دس ون. دس از لا ڈانس دی ڈانس. ٹھیک ہے. اس پینٹنگ کے بارے میں بہت یہ متیس کی دس از ون آف دی لینڈ مارکس آف متیس کہ اگر آپ ہنری متیس کے نام لکھ کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو سب سے پہلے یہی پینٹنگ کھلتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے دی ڈانس اور یہ پینٹنگ تھی دا جوائے آف لائف. یہ جو پیچھے آپ کو ایک گروپ نظر آ رہا ہے یہی گروپ اس پینٹنگ میں ہے. اب وہ گروپ اس نے ہائی لائٹ کر کے تو اس کو ایک ایک ڈانس آف لائف کا نام دیا. آپ یہاں دیکھو کہ اس کے کلر کس قدر سمپلیفائڈ ہو گئے ہیں فارمز کس قدر سمپلیفائڈ ہو گئی ہیں اور باڈیز آر ناٹ مور دین اے لینئر ردم بٹ دیر از اے جوائے آف لائف.
جو کہ وہ ڈانس، اب یہ اس طرح کی ڈانس ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم نیگرو کلچرز میں دیکھتے ہیں، افریقن کلچرز میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کے کام کے اندر بوروئنگز اب آپ کو نظر آتی ہیں. اور یہ پینٹنگ اس کی ایک بہت مشہور ہے پینٹنگ، اور اس کے اس نے کافی سارے سکیچز بھی لگائے تھے اس پینٹنگ کے. اور یہاں پر آپ کو ایک اینیمیشن نظر آتی ہے، یعنی کہ ایک موومنٹ کی فیلنگ ہے، وائٹل فورس ہے، جو کہ ہمیں اکثر افریقن کلچرز میں نظر آتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی طرح کی ایک پینٹنگ جو ہے